नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां नए साल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्यू ईयर गिफ्ट मिलेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है, नए साल में निगम मंडलों की सूची जारी होगी। जनवरी के तीसरे हफ्ते में ये सूची जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर बैठक होगी और बैठक के बाद ये लिस्ट यानी निगम मंडल की लिस्ट सूची जारी होगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने नगरनार प्लांट खरीदने का ऐलान कर दिया है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने इसे बस्तर के लोगों के लिए रोजगार का एक नया आयाम बताया, तो वहीं बीजेपी ने सरकार से सवाल पूछे हैं। देखिए रिपोर्ट। भूपेश सरकार का नया दांव, नगरनार प्लांट खरीदेगी सरकार। बस्तर आदिवासी रोजगार की बात, बीजेपी ने इस पर भी उठाए सवाल। सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की कि केंद्र सरकार अगर एनएमडीसी के नगरनार प्लांट का निजीकरण करती है तो इसे छत्तीसगढ़ सरकार खुद खरीदेगी। निजी हाथों को सौंपने की बजाय इसे सरकारी तौर पर खरीद कर चलाया जाएगा। सीएम भूपेश इस संबंध में सदन में पेश शासकीय संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। ये संकल्प विपक्ष के संशोधनों को शामिल करने के बाद सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसे सीएम का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि चर्चा के दौरान विपक्ष ने कहा था कि संयंत्र को निजी हाथों में जाने से रोकना चाहते हैं तो राज्य सरकार इसे खरीद ले। हालांकि इस मसले पर अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि किसानों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, प्लांट खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएगी। जिस सरकार के पास में किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, जिस सरकार के पास शराबबंदी इसलिए नहीं करते हैं कि आवक कम हो जाएगी, जिस सरकार के पास में बेरोजगारों को 25 रुपये देने का ताकत नहीं है, वो सरकार कहती है कि नगर स्टील प्लांट को हम खरीदेंगे। विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक स्टंट, राजनीतिक मामला। मुझे लगता है कि क्या इस सरकार को बताने की आवश्यकता है कि क्या वो नगरनार स्टील प्लांट को खरीदेगी तो क्या एक बार फिर कर्जा लेने के लिए बैंक की ओर जाएगी या कितना कर्जा लेगी। उधर इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी को हमारे हर फैसले का विरोध करने की आदत हो गई है। हमारे लिए बस्तर और वहां के आदिवासी प्राथमिकता हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आदिवासियों की भावना न समझने का आरोप लगाया। अब भारतीय जनता पार्टी को हमारे हर स्टेप को सियासी दांव के रूप में लेती है, तो ये तो उनका खुद का दुर्भाग्य है। हमने तो जिस समय बालकों का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तब भी ये ऑफर दिया था, और अभी नगरनार के स्टील प्लांट का जो डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी हो रही निजीकरण का, हमारे लिए बस्तर बहुत प्राथमिकता है। बस्तर का आदिवासी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र की सरकार और मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है, लेकिन हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देंगे। और नगरनार मामले को लेकर सदन में पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई। बीजेपी ने विनिवेश की नीति का जन्मदाता कांग्रेस को बताया। जगदलपुर से 15 किलोमीटर दूर नगरनार प्लांट लगभग 2000 एकड़ में बन रहा है। इससे बस्तर के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि स्थानीय रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। वजह है धान का उठाव ना होना। धान का उठाव केंद्र सरकार को करना है, लेकिन उठाव ना होने से धान खरीदी की रफ्तार धीमी पड़ गई है और एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस समय सरकार दो मोर्चे से जूझ रही है, दो मोर्चे पर लड़ रही है। पहली बारदाने की कमी और दूसरा धान का उठाव ना होना। सरकार के खाद्य मंत्री का आरोप है कि जो राइस मिलर्स चावल तैयार कर चुके हैं, उसे लेने की इजाजत केंद्र सरकार ने अब तक एफसीआई को नहीं दी है। इसलिए धान खरीदी केंद्रों में धान एकत्रित हो रहा है और केंद्र के कोई साफ निर्देश नहीं है। एफसीआई का में चावल जमा करने की अनुमति मिलना, जब सेंट्रल हमको अनुमति देगा एफसीआई में चावल जमा करने का, तो रोटेशन बढ़ेगा। मिलर्स धान उठाएंगे, बोरा खाली होगा, फिर वो बोला समिति में जाएगा, तो एक रोटेशन वाला काम हो नहीं पा रहा है। सेंट्रल अभी तक हमको अनुमति नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर हमको अनुमति मिल जाएगा, तो ये जो उठाव का स्पीड है वो बढ़ेगा। पहली बात ये है कि आपकी क्षमता नहीं है।
आप निर्णय नहीं ले पाते कि जीएसटी कैसे करना, लोन लेना कि नहीं लेना, कितना राशि देना, आप अन्य मुद्दों पे सोच नहीं पाते अच्छे से, तो क्या ये आपके सोचने के अभाव का एक और परिणाम सामने आ रहा है कि आप इतना तक नहीं बता पा रहे कि अरवा कितना आप लोगे, उसना कितना लोगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। पीडीएस के लिए इसको चावल की आवश्यकता है। जब इनको चावल की आवश्यकता है, वो भी काम अपने पीडीएस के लिए जो इनको आवश्यक चावल है, थोड़ा सा सरकार इस बात को स्पष्ट करे और हमारे नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री जी स्पष्ट करें कि टोटल उनको कितनी आवश्यकता है और अभी तक कितने भंडारण उन्होंने किया है, उसकी लिमिट भी बताएं। ये जानबूझ करके सरकार किसान को परेशान करने के लिए इस प्रकार की बातें उठा रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव ने कई अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले जो राशि प्रदेश सरकार को मिलनी थी, वो अब किस्तों में मिल रही है। टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि सरकार को ये राशि बढ़कर मिलनी चाहिए, जिससे बैकलॉग जल्द कवर हो जाए। बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव ने पुराने पैसों के साथ जीएसटी की राशि बढ़ाने की भी मांग की। छत्तीसगढ़ के लिए मुख्य बात यही है कि जो आमदनी के स्रोत बाधित हुए थे, उनको लगातार हमको जल्दी से जल्दी मिल सके। अभी प्रति सप्ताह केंद्र सरकार ने तय किया है कि जो लोन वो ले रहे हैं वो राज्यों को हर सप्ताह उपलब्ध कराते जाएंगे, तो वो भी एक हिसाब से ठीक है। हालांकि जो हमको 6-8 महीने पहले मिल जाना चाहिए था, वो अब हफ्ते हफ्ते हमको मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए स्ट्रेन से बचने के लिए खास तैयारी की गई है। रायपुर एम्स में 330 बेड की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना के नए स्वरूप मिलने पर इनको चिन्हांकित करने की जरूरत है। इसके फैलने की क्षमता ज्यादा है। विदेश आने जाने वाले लोगों पर और ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है। यूके से लगे हुए जो देश है, उनकी जानकारी भारत सरकार उपलब्ध कराए। यूके के साथ और देशों से भी जो लोग आ रहे हैं, इनकी जानकारी राज्यों को भी दें और विदेश यात्रियों की स्क्रीनिंग चालू कर दें। चिन्हांकित करने की ही सबसे पहले जवाबदारी है कि नए केस हैं, ये ज़्यादा फैलने की इसकी क्षमता है इस वायरस की। 56%, 60% ज़्यादा ऐसे भी जो वायरस था वो तेज़ी से फैलता है, और ये जो स्ट्रेन आया है ये और तेज़ी से फैलता है। तो उसके आगे अभी कोई बहुत चिंता की बात हो कि ज़्यादा घातक है, ऐसी वैज्ञानिक कोई जानकारी नहीं आई है। ये जरूर है जानकारी कि इसका फैलने का जो प्रवृत्ति इसकी है, ये पुराने वायरस से भी तेज है। तो उस हद तक खास करके विदेश से आने वाले लोगों पे अब और ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है, चाहे वो ब्रिटेन से आ रहे हों, चाहे यूरोप से भी आ रहे हों। इन सब के ऊपर भारत सरकार को इनकी जानकारियां हम लोगों को, राज्यों को उपलब्ध करा देनी चाहिए। यूके के साथ अन्य देशों से भी जो लोग आ रहे हैं, इनकी स्क्रीनिंग चालू कर देनी चाहिए। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1134 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 14 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। रायपुर से सर्वाधिक मरीज मिले हैं 228, दुर्ग से 137। प्रदेश में अब तक 2,77,471 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं 12,472 एक्टिव केस हैं और 3,336 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। खबर राजधानी रायपुर से, जहां देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू साइन हुआ है। छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल से स्थापित होगा एथेनॉल प्लांट। बायोफ्यूल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान होगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। प्रदेश में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 जनवरी से 2 दिनों के लिए रायगढ़ दौरे पर रहेंगे। रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और जिले के अलग अलग विभागों में विकास की सौगात देंगे। गांव संबलपुरी में बनी शहरी गौठान और
पोसम नारा के बाल अभियान की शुरुआत भी सीएम भूपेश बघेल करेंगे। अपने दौरे में सीएम धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। 3 जनवरी को कई स्थानीय कार्यक्रम में भी भूपेश बघेल शामिल होंगे। इधर उनके दौरे से पहले ही तैयारियां तेज हो गई हैं। कोरोना को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। आम सभा है जिसमें भीड़ जुटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर हम कल या परसों एक बैठक भी बुलाएंगे जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा आम सभा में शामिल हों। उसके लिए हम लोग उस विषय पर विचार विमर्श करेंगे और सीएम गोठान का निरीक्षण करेंगे और धान खरीदी केंद्रों में जाएंगे, जिसको लेकर हम ग्रामीण लोगों से भी संपर्क में हैं कि वहाँ की क्या तैयारियाँ हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और राज्यसभा सांसद संपतिया उइके कान्हा नेशनल पार्क पहुंची। राज्यपाल ने यहां कलाकारों की कलाकृतियों को देखा और उनकी सराहना भी की। राज्यपाल ने इस दौरान एक शंख को बजाकर देखा, साथ ही उच्चारण करने वाले मेडिटेशन यंत्र को भी देखा। राज्यपाल ने इस दौरान कलाकृतियों की खरीदारी भी की। जाना नहीं है उसको, अलग नहीं। ये जैसे ये भी आपके बीच से हुआ ना, ध्यान भटक रहा आपका। ये खबर राजनांदगांव से, जहां नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी है। युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम महेश कचलामे बताया जा रहा है, जो शारदा गांव का निवासी था। शारदा गांव का रहने वाला था। मानपुर थाना क्षेत्र के खड़गांव सड़क का ये मामला है, जहां राजनांदगांव में नक्सलियों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इधर दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। हुआकोंडा थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में आयतू और विज जे मरकाम को जवानों ने मार गिराया। एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि की। बता दें आपको कि आयतू मंडावी पर 5 लाख रुपए और विज जे पर 2 लाख का इनाम घोषित था। दोनों नक्सली मिलिट्री प्लाटून के मेंबर थे, जिनके पास से एक पिस्टल और एक राइफल भी मिली है। कलेपाल और पोरो ककारी के बीच में करीब 5:30 बजे से लेकर 6.25 घंटे तक रुक के फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद अंधेरा का फ़ायदा उठा के नक्सली भागने में सफल रहे। जब सर्चिंग की गई तो 2 फीमेल माओविस्ट बॉडी रिकवर की गई, जिसकी पहचान बाद में आयते मंडावी के रूप में, जो कि मलांगी एरिया कमेटी सदस्य है और इनकी खुफिया एजेंसी की मलांगी एरिया की प्रमुख है, इसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। और दूसरी विजय मंडावी, जो कि पामेड़ क्षेत्र की रहने वाली है और वो आसूचना सदस्य है, उसके ऊपर 2 लाख का इनाम है। इनके साथ एक पिस्टल और एक भरमार जो है हमने रिकवर कर पाए हैं। इनके बाद पिट्ठू भी मिला है, जिसमें इनकी वर्दी मिली है और काफ़ी सारा सामान मिला है, दस्तावेज मिले हैं, जिसको भी स्टडी किया जाए। निश्चित रूप से इस पुलिस डीआरजी की कार्रवाई से एक बड़ी घटना को रोकने में हम सफल रहे। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल विनोद ट्रेडर्स के संचालक शाम को दुकान बंद करके घर जा रहे थे। तभी रेस्ट हाउस के पास स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से रास्ता पूछा और मौका पाकर व्यापारी की स्कूटी के सामने आ गए और बैग लेकर फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी ने कुछ दूर तक लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। पीड़ित के मुताबिक बैग में 2.5 लाख रुपए रखे हुए थे। हालांकि लूट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं मामले में शिकायत के बाद फुटेज के आधार पर पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। रात करीबन 7:36 पर रेस्ट हाउस के पीछे 2 अज्ञात व्यक्ति एक स्कूटी से आए और उनके पीछे से आवाज़ देकर रुकवाए हैं। मंदिर जाने का रास्ता पूछा उन्होंने। जब हाथ से इशारा करके मंदिर का रास्ता बताया जा रहा था, उसी समय उनकी स्कूटी में सामने रखा उनका जो पैसे से भरा बैग है वो लिफ्ट करके ले गए। आरोपी भाग गए। बैग में तकरीबन 2,40,000 रुपये कैश और उनके कुछ खाता खतौनी वगैरह थे जो चले गए हैं। और इस मामले को लूट का प्रकरण पंजीबद्ध करके और उसकी खोजबीन की जांच कार्रवाई की जा रही है। कोंडा गांव में संचालित 2 राइस मिल्स को हटाने की मांग को लेकर सीपीआई के बैनर तले वार्ड वासियों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया।
और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोनों मिलों को हटाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी भी दी। वार्ड वासियों का कहना है कि दोनों राइस मिल्स से निकलने वाली राख और धुएं से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्हें गंभीर बीमारियां होने का भी डर सता रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मिलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है। मैं 5 साल के पहले फेस टू फेस रायपुर बात की थी, कलेक्टर वहाँ था, पुराना कलेक्टर से फेस टू फेस रायपुर बात की थी, वहाँ से आदेश आया बंद करने का, फिर भी ये बंद नहीं कर रहा है। उसके बाद में उस दिन कलेक्टर साहब बोले यहीं पर, बोले कि पांच आदमी का नाम लिखो और मोबाइल नंबर लो और कार्रवाई करने जाओ। अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। हम गरीबों को क्यों कर रहा है ऐसे? या तो फिर गरीबी बस्ती हटा के हमको दूसरा जगह दो, या तो फिर मिल हटाओ। मिल को बंद करवाना है। बहुत एक बार नहीं ना 2 बार नहीं, कई बार हम एप्लीकेशन दिए, हमारा सुनाई नहीं होता है। क्यों कलेक्टर साहब हमारा सुनाई नहीं करते हैं? या तो हमको इंसाफ चाहिए या तो मिल बंद कराएं। बिलासपुर में पंचायतों के हिस्से की राशि कोरोना में खर्च होने से अब पंचायतों का बजट गड़बड़ा गया है। पैसों की कमी अब विकास के आड़े आ रही है। ग्राम पंचायतों के कई छोटे बड़े काम बाधित हो गए हैं। वहीं मामले पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र के फंड के भरोसे है। राज्य सरकार के फंड का फायदा पंचायतों को कहीं नहीं मिल रहा। बता दें आपको, बिलासपुर में करीब 1,68,000 मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई थी। इसमें देखरेख का जिम्मा पंचायतों को दिया गया। पंचायतों ने 14वें वित्त और मूलभूत की राशि से इसकी व्यवस्था बनाई थी। ऐसा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जो मुख्य तौर पर जो योजनाएं चलती है, एसडीएम के अंतर्गत शौचालय बनना, पर्याप्त पैसे पूरे बन रहे हैं शौचालय। सेकेंडरी जो है नरेगा के अंतर्गत जितने कंस्ट्रक्शन थे, जैसे धान चबूतरा है, बर्मी बेड है, आंगनबाड़ी बनना है, आपके नवीन पंचायत भवन बनने, सब बन रहे हैं, सभी लगभग हमारे कंप्लीटेशन पे है। कवर्धा वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड पर जंगल की जमीन बेचने का आरोप लगा है। फॉरेस्ट गार्ड 3-3 हजार रुपए में रेंगाखार वन परिक्षेत्र की जमीन को बेच देता था। आरोपी ने 150 से ज्यादा लोगों को जमीन बेची थी। वो बाकायदा जमीन का नक्शा भी काट कर दे देता था। वहीं पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों ने वन अधिकार पट्टे के नक्शे को ग्राम पंचायत में जमा किया था, लेकिन सभी अपात्र घोषित हो गए। बाद में पीड़ितों ने इसकी शिकायत फॉरेस्ट अधिकारी को दी। जांच के लिए टीम बना दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ की जांच हमारे उप वनमंडल अधिकारी सहसपुर लोहारा कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये हमको कंफर्म हो पाएगा। यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इधर रायपुर के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिस वजह से राजधानी रायपुर से बस्तर जाने वाले माल की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। दरअसल ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि बस्तर कोरापुट एसोसिएशन के जरिए बाहर की गाड़ियों को रोका जा रहा है और आवाजाही के बदले में अवैध वसूली हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स का साफ कहना है कि जब तक प्रशासन मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक उनकी यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। यूनियन की दादागिरी से त्रस्त होकर हम अपना ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद कर रखें। ये हमें जबरन अपने संस्था के अधीन रखकर कार्य करवाना चाहते हैं। दिन भर हमारी यहाँ बुकिंग होती है, हमारा स्टाफ है, हम यहाँ पर ऑफिस का किराया देते हैं, हम हमाली का पैसा देते हैं, सारी चीज़ का खर्चा हम वहन करते हैं। बावजूद इसके ये यूनियन बनाकर हमें अपने संस्था में रखने को बाध्य कर रहे हैं। इधर बिलासपुर में पुलिस ने एटीएम से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 30,000, 12 एटीएम और पुलिस और मीडिया के फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। ये आरोपी अलग अलग राज्यों में एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे निकाला करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जो 3 एटीएम ट्रांजैक्शन किए हैं उसमें 29,000 का उनको उनके बैंक को नुकसान किया है, जिस पर से एफआईआर किया गया था। और उसमें 4 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये सभी यूपी के रहने वाले हैं। इनसे 12 नग एटीएम, 30,000 रुपये नगद, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त कार जो है बरामद किया गया है।
सरगुजा के मैनपाट बरीमा सीएमडीसी बॉक्साइट खदान में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सुस्त रवैये के कारण यहां अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। खदान में सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बिना सेफ्टी के मजदूर यहां काम कर रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाती है। वहीं सीएमडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। यहाँ खदान का माइंस चल रहा है, यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है। यहाँ बोलते हैं कि नहीं, यहाँ ड्रेस भी नहीं दिया गया है, टोपी नहीं दिया गया है, यहाँ बूट नहीं दिया है। और यहाँ लोग को बहुत रोजगार दूंगा बोल रहा था, रोजगार भी नहीं मिल रहा है और समय समय पर पेमेंट भी नहीं हो रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मजा थोड़ा किरकिरा कर दिया है। गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। लोगों को इसकी सख्ती से पालन करने की बात भी करी जा रही है। शहर में बड़े और भीड़ वाले आयोजन की अनुमति नहीं होगी, तो वहीं सीमित क्षमता में तय समय तक ही लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकेंगे। गाइडलाइन का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। बता दें आपको, हाल ही में यूके से कुछ युवक वापस बिलासपुर लौटे हैं, जिनमें से एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई, जिसके बाद से जिला प्रशासन और सख्त हो गया। जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। इस संबंध में जो नए वर्ष में कुछ लोग जो हैं वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कुछ होटल रेस्टोरेंट वगैरह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उनके आयोजकों की एक बैठक ली गई है, जिसमें उनको जिला प्रशासन के गाइडलाइन से अवगत कराया गया है और शांतिपूर्वक कार्यक्रम करने के लिए बताया गया है। उसमें टाइम लिमिट्स हैं, कुछ सैनिटाइजेशन को लेके है और एनजीटी के रूल्स को लेके है, ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करें और कार्यक्रम स्थल पे कैमरे इत्यादि का प्रयोग, लोगों के नाम पते रखें, इन सब बिंदुओं को उनको बताया गया है और इनको पालन अनिवार्य रूप से करने। इधर राजधानी रायपुर में नियमों को ताक पर रखकर बार का संचालन किया जा रहा है। पुलिस के लाख दावों के बावजूद शहर के कई बार तड़के सुबह तक पार्टियां चल रही हैं। इस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक युवतियां नशे में धुत होकर गानों पर झूमते नजर आ रहे हैं। कई बार उनके बीच विवाद की स्थिति भी बन जाती है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो वीआईपी रोड स्थित किसी बार का है। खबर कांकेर से, जहां जंगली भालुओं का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग के विश्राम गृह में अब जंगली भालू का दल पहुंच गया। भोजन की तलाश में ये भालू लगातार घूमते हुए इस तरह दाखिल हो जाते हैं। भालुओं की आमद से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं, डर गए हैं। हालांकि भालुओं को रोकने का तमाम प्रयास और तमाम कोशिशें भी जारी हैं। रिहायशी इलाकों में भालुओं के दाखिल होने से लोग डर जाते हैं। हालांकि पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी भालू कई बार रिहायशी इलाकों में इस तरह दाखिल हो चुके हैं।